हेलो विद्यार्थियों, आज एक बार फिर कक्षा 10 के कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल है, निम्न में परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? तो जैसे इसमें लिखा है, विकल्प ए है वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, पाई या 2 धन वर्गमूल 5। तो इसका उत्तर होगा वर्गमूल 4। क्यों? देखिए, यदि 4 का आप वर्गमूल प्राप्त करते हैं वो होता है 2, और 2 एक प्राकृतिक संख्या है और सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जबकि वर्गमूल 3, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई, यह भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार भी अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती है। यहाँ देख सकते हैं 2 में वर्गमूल 5 का जोड़ कहा गया है। यदि किसी अपरिमेय संख्या यानी वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो वो भी अपरिमेय होती है। इसलिए हम कहेंगे कि सिर्फ बी विकल्प यानी वर्गमूल 4 ही ऐसी संख्या है जो कि परिमेय है। तो ये रहेगा उत्तर। एक और प्रश्न है, यदि समीकरण युग्म 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 तथा kx ऋण y धन 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों तो k का मान क्या होगा? देखिए, हम बिना हल किए तो बता नहीं सकते। तो सबसे पहले देखेंगे समांतर होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है। हमने लिख लिया इन दोनों ही समीकरणों को। अब देखिए, हमें मालूम है a1 बटा a2 की गणना करनी पड़ेगी, b1 बटा b2 की गणना करनी पड़ेगी और c1 बटा c2 की गणना करनी पड़ेगी। तो a1 बटा a2 कितना होगा? a1 है पहली समीकरण में x का गुणांक जो कि है 6, और a2 है दूसरी समीकरण में x का गुणांक जो कि है k। दूसरी तरफ b1 बटा b2 कितना होगा? पहली समीकरण में y का गुणांक ऋणात्मक 3, दूसरी समीकरण में y का गुणांक ऋणात्मक 1, और साथ ही c1 बटा c2 जो कि होगा 10 बटा 9। ठीक है। अब समांतर होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है? समांतर होने के लिए प्रतिबंध होता है a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर होने चाहिए, लेकिन c1 बटा c2 बराबर ना हो, यानी कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इन दोनों को हम बराबर रखकर इसका पता कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे? ये लीजिए, 6 बटा k बराबर ऋणात्मक 3 बटा ऋणात्मक 1। इससे ऋण कट जाता है, k का पक्षांतर कर लेते हैं तो ये बन जाता है 6 बराबर 3k। तो k मिलता है 6 बटा 3, यानी k का मान मिलेगा हमें 2। तो k बराबर 2। तो क्या कहा मैंने? समांतर होने का प्रतिबंध हमें पता होना चाहिए। क्या है समांतर होने का प्रतिबंध? समांतर होने का प्रतिबंध है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और जो कि बराबर न हो c1 बटा c2 के। तो ऐसा करने से हमें पता चलेगा कि रेखाएं समांतर हैं। तो ये रहा k का मान। तो देख सकते हैं k का मान यहाँ पर b, विकल्प b सही है, तो विकल्प b सही होगा। अब देख लेते हैं, एक और प्रश्न है हमारे पास, तीसरा, निम्न में से कौन सी संख्याएं किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 1 बटा 3 हाँ किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। 15% यानी 15 को यदि हम भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो 15 बटा 100, ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ऋणात्मक 2, हाँ यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो सी विकल्प ठीक होगा। और कारण मैं आपको बता दूं, क्या प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है। इसके बाद एक और प्रश्न हमारे सामने है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए, यदि ये वृत्त है और हम ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से हम किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? देखिए, 1 और 2, 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमारा उत्तर होगा 2। एक प्रश्न ले लेते हैं, पांचवा, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य यानी कि x के वो मान जो इस पर रखने पर शून्य मिल जाए। और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हम पहले से जानते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले बहुपद को लिखेंगे और इसके गुणनखंड करते हैं और यहाँ से x के मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले जब भी शून्य ज्ञात करना हो आप बहुपद को बराबर शून्य रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो आपको x का मान मिलेगा वो चर का वो मान होगा जो इस बहुपद में रखने पर बहुपद के कुल मान को शून्य कर देगा। अब आगे क्या करेंगे, x का वर्ग बराबर 0 धन 3, ये उधर जाएगा तो जोड़ में चला जाएगा, तो ये हो गया 3। तो x बराबर हम वर्गमूल 3 लेंगे, और याद रहे जब भी वर्गमूल लेते हैं तो आप दोनों चिन्ह लेंगे, धन भी और ऋण भी। तो यहाँ पर आपको x के दो मान मिले हैं, एक मिला है धन वर्गमूल 3, एक मिला है ऋणात्मक वर्गमूल 3। इस तरह से x के दो मान मिले हैं, क्योंकि ये द्विघात बहुपद था, ये हमें ध्यान होना चाहिए। और एक प्रश्न ले लेते हैं, यह है छठा प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n धन 3 हो तो इसका 11वां पद क्या होगा। तो ये बड़ा आसान भी है और लॉजिकल प्रश्न है। nवां पद हमें दे दिया है, तो हम कहेंगे ये an का व्यापक रूप है। an बराबर दिया हुआ है 2n धन 3। यहाँ पर आप जैसे जैसे n के मान बदलते रहेंगे उसी के संगत आपको an के मान मिलते रहेंगे। यानी कि अगर आप पहला पद ज्ञात करना चाहते हैं तो a1 n बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। दूसरा पद ज्ञात करना चाहते हैं तो n बराबर 2 रखेंगे। लेकिन इस प्रश्न में क्या कहा है, 11वां पद ज्ञात करना है तो हम n के स्थान पर 11 रखेंगे। n बराबर 11 रखने पर क्या हो जाएगा, a11 बराबर 2 गुणा 11, ये n के स्थान पर 11 धन 3, 11 दूना 22 और 3 जोड़ लीजिए, ये होता है 25। तो इस समांतर श्रेणी का 11वां पद 25 होगा, यही हमारा उत्तर कहलाएगा। एक प्रश्न और है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर यदि k के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सीधे सीधे कहें तो इसको हमें सरल करना है, तो एक बार लिखेंगे इसको हम, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब a प्लस बी a माइनस बी, एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी हुई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका प्रयोग करते हैं। देखिए ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग ऋण कॉस का वर्ग, और ये के बराबर है। एक बार और, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो ये बन गया 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा का पूरा है के बराबर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसको मैं एक बार लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा एक बार, यानी कि ये मिलेगा आपको 1। तो के का मान कितना मिला, 1। हम इसका उत्तर लिखेंगे के बराबर 1। इसके बाद है हमारे पास 8वां सवाल, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रहे माध्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको आरोही क्रम में लिख देता हूं। तो आरोही क्रम में सर्वप्रथम आ जाएगा इसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन है, 20, फिर उसके बाद है 25, फिर उसके बाद है 28, फिर 29, फिर 33, फिर 38, फिर 40, फिर 42, फिर 43। बस इस तरह से ये कितने प्रेक्षण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए एक सरल तरीका जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, तो आप कैसे करेंगे, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से एक एक अंक छुपाना शुरू कीजिए। एक छुपा लिया, फिर एक और बढ़िए, इधर से भी बंद कीजिए, इसको भी छुपाइए, इसको भी छुपाइए, इसको भी छुपाएं, इसको भी छुपाएं। देखिए बीच में क्या आ गया 33, तो ये इसका
माध्यक हो गया। एक सरल तरीका, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से? लेफ्ट से भी एक छुपाइए, राइट से भी एक छुपाइए, फिर लेफ्ट से दूसरा, राइट से दूसरा, लेफ्ट से तीसरा, राइट से तीसरा, चौथा, चौथा। तो बीच में कौन सा अंक छुप गया? वो दिखाई दे रहा है 33, तो यही इसका माध्यक हो गया है। माध्यक बराबर 33। हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे सपोज ये प्रेक्षण अगर 9 के बजाय 10 होते फिर क्या करते? फिर तो बीच में कुछ अंक नहीं छुपता, तो हम बीच के दोनों अंक ले लेते और उनका समांतर माध्य ले लेते। तो ऐसा करने से भी हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। एक आसान तरीका है, 1 नंबर का प्रश्न है, हल करने के लिए इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, और एक और प्रश्न है हमारे पास, हमें दिया हुआ है, 2 जानकारियां लिखी हुई हैं। ये रहा DE BC के समांतर है। ये DE जो रेखा है, रेखाखंड, BC त्रिभुज की एक तीसरी भुजा के समांतर है। ऐसी स्थिति में यदि AD 1.5 हो, ये राशि 1.5 सेंटीमीटर है, और BD 3 है, ये रहा BD, ये यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। AE 1.3 है, ये लिख देते हैं 1.3। तो हमें AC बताना है, यानी ये पूरी लंबाई बतानी है। ठीक है, तो आप जानते हैं एक प्रमेय हमने सीखी हुई है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात हमने सीखा हुआ है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ठीक है, तो AD का मान हमें मालूम है 1.5 रख देते हैं, DB हमें मालूम है 3 रख देते हैं, AE 1.3 है, और EC हमें मालूम नहीं है, इसको EC ऐसे रहने देंगे, इसको अभी हम सरल करने वाले हैं। ठीक है, अब इसे सरल करें तो 1.5 का दुगना करते हैं तो 3 मिलेगा, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं। तो EC का पक्षांतर कर ले रहे हैं, EC इधर आ गया, 1.3 गुणा ये वाला 2 इस तरफ चला जाता है, ये आ गया 2.6। तो EC का मान प्राप्त हो गया 2.6 सेंटीमीटर। लेकिन EC नहीं पूछा है, हमसे पूछा AC। तो AC कैसे ज्ञात करेंगे? AC बराबर AE धन EC। AE हम जानते हैं 1.3 है, EC हमने प्राप्त किया 2.6, इन दोनों का जोड़ कर लेते हैं 3.9 सेंटीमीटर। तो ये प्राप्त हो गया AC, यही होगा उत्तर। ठीक है, एक अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है हमें, 9x का वर्ग ऋण 3x ऋण 20 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें। तो मूल ज्ञात कैसे करते हैं? हमारे पास अलग अलग विधियां हैं। एक तो है हम इसका गुणनखंड करके कर सकते हैं, या फिर पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से कर सकते हैं, या फिर द्विघाती सूत्र की मदद से भी इसे किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं, क्योंकि 2 नंबर का छोटा प्रश्न है, तो हम इसको कर लेंगे गुणनखंड करके। तो सबसे पहले 9x का वर्ग ऋण 3x ऋण 20 बराबर 0। तो 20 और 9 की गुणा कर लेते हैं, कितना मिला? 9 9 18, 180। 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटा करके 3 मिलता हो। तो हम कह सकते हैं 180 के गुणनखंड कितने होने चाहिए? 15 12 ना, 15 गुणा 12। अगर 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 मिलता है, और 15 से 12 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होता है। ये ठीक हो गया। तो आप लिखिए 9x का वर्ग, इस 3x को बदलकर हम लिख लेंगे कितना? ऋण 15x धन 12x। क्यों? ऋणात्मक 15x में जब 12x को जोड़ा जाएगा तो आपको मिलेगा ऋणात्मक 3x। इस तरह से ऋण 20 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? 3x। 3x कॉमन कर लेते हैं, ये बचेगा 3 3 9, 3x, और 3 पंचे 15, यानी कि 5। इस तरफ क्या बचना चाहिए? 4 4 3 12, और 4 पंचे 20 बराबर 0। देखिए दोनों तरफ एक जैसा गुणनखंड मिल गया है। हम 3x ऋण 5 को ही कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x धन, इस तरफ बचेगा 4। तो ये हो गया इसके 2 गुणनखंड। लेकिन हमसे मूल निकालने को कहा गया है। तो देखिए 2 गुणनखंडों की गुणा करके यदि 0 आता है, इसका मतलब होता है कि या तो ये गुणनखंड 0 है, या तो ये गुणनखंड 0 है, या तो ये दोनों ही 0 है। ठीक है,
तो हम लिखते हैं, पहले इसको शून्य मान के चलते हैं, 3x ऋण 5 बराबर 0। तो 3x बराबर 5 और x बराबर 5/3, 5/3, ये एक शून्यक हो गया। अब इसको सरल कर लेंगे, इसको यदि हम शून्य कहें तो 3x धन 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 0 में 4 उधर घट जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा। x बराबर ऋणात्मक 4/3। तो इस प्रकार हमने इन 10 प्रश्नों का हल किया है। हम अभी और भी प्रश्न करेंगे, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में